Good evening, everyone. Good afternoon, good evening, whatsoever. Good wishes for everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम बढ़िया है। How are you all? सब बढ़िया। फाइन। सर टेस्ट है परसों एसएसटी का स्कूल Okay. में। सर एसएससी का टेस्ट हो गया मेरा। अच्छा प्रिपेयर करो अच्छे से। अच्छा, कैसा गया आपका उदय? सर मेरा भी हो गया। सर अच्छा गया सारे क्वेश्चन। सर मेरे यूटी के मार्क्स मिल गए। सर मेरे तो आधा सर, मेरे सब्जेक्ट भी मिल ही गए। है। सर मेरे 2 नंबर कटे 30 में से 28 आए। अरे क्यों भाई, पर क्यों कटवा दिए नंबर? भाई सर वो एमसीक्यू में गलत हो गए। चलो सर और मेहनत मेरे करो। सर 40 एक गलत हो गया। आधी का एक नंबर। ठीक है, स्विच ऑन इन कैमरा। इस बार तो हमारे सर स्कूल मेरा में भी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। अच्छा, तो सर तैयारी वो करो, क्वेश्चन मेरा भी होगा। है ना? अच्छे से तैयारी करो लिखने की। ऑब्जेक्टिव वाले तो मोर और लेस आप लोग कर ही लोगे, है ना? बट आपको मेन क्या है, सब्जेक्टिव में देखना है, सब्जेक्टिव में लिखना है। ओके, तो उस चीज को ध्यान में रखो। सर एक क्वेश्चन था स्टडी द ग्राफ, उन्होंने ग्राफ ही गलत बना रखा था उसमें। फिर बोले कि तुम्हें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि सही मार्क करते। हमने स्टडी द ग्राफ करके कर दिया था, एक नंबर तो ऐसे ही घट गया। चलो कोई बात नहीं, तो मान लो कि वो पूरा आपका जो है फुल मार्क्स ही मान लो लगता। बस अपने आप को प्रिपेयर रखो अच्छे से। Switch on your camera, everyone. Can you hear me? Yes. यस सर। Good. ये बार-बार कहना ना पड़े। This is actually a virtual platform. If you can see me, then I should also have an option to see you, that whether you are studying, what you are doing, how you are studying. Aryan Pathak, Vaibhav Kath, Adi Singh, बाकी rest people. Okay, so what we are doing right now, we are doing agriculture, isn't it? यस सर। So agriculture में I taught you from where I have सर to start दूर तक हो today. गया था सर। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। Okay, technological and टेक्नोलॉजिकल institutional. Someone is saying something. Somebody is saying something. Yes. किसी का डाउट है अभी तक? If anybody has any kind of doubt, can ask or can raise. नो सर। Okay. पिछले संडे को आप लोगों के एनटीएससी का पेपर हुआ था, यस सर। तो एनटीएससी सर में पिछले संडे नहीं हुआ था। पिछले संडे तो वो हुआ था इंग्लिश हुआ था। अच्छा, एनटीएससी पे आपका अभी टेस्ट नहीं हुआ? फोर्टनाइटली Yes, sir. टेस्ट जो होता है। पिछले हफ्ते नहीं हुआ, इस हफ्ते होगा मैट का। यस सर, इस हफ्ते मैथ का है। सर आपने डरा दिया मुझे एकदम से। अरे नहीं, डरो नहीं, पेपर है, पेपर उससे डरना क्या है? सर पेपर से ही तो डर लगता है सर, और किसी चीज से नहीं लगता। चलो ठीक है। अब आप लोग देखते हैं आप में से कितने लोग जो है पढ़ के आए हैं। लेट मी सी। ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं, मेक श्योर कि आपकी कैमरा ऑन रहे। उदय शर्मा, आप सबसे पहले कैमरा ऑफ कर रहे हैं? यस सर। स्विच ऑन योर कैमरा। रिवाइज नहीं करना है, जो आता है वो ही बोलो। ओके ओके सर। तो उदय, आप सबसे पहले बताइए कि आई टॉट यू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना? यस सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Sir, it is a primitive process of farming. Sir, it was very ancient type of farming. Sir, in this type, we cut a particular area, patch of land, and grow the cereals and crop. अच्छा, And after that, wait उदय, you cut a part of area. This is what you were saying. and for burn them. एरिया को कट करते हो? No, sir, हम उसे we cut the trees and then burn there. Yes. And the ashes are very nutritious. They very rich in nutrients, which will act as a manure for
for the crops. Then sir we some cereals को sow करते हैं, and after that जब हमारे cereals सूख जाते हैं, सर after a long time sir fertility lowers of the soil, and then we move on to the next patch. Here sir no fertilization are used, no fertilizers are used. There is no usage of any modern irrigation methods. They are only and only dependent on the monsoon. Uday, wait. Yes, sir. Shifting cultivation is known as zooming. In which state of India it is known as zooming? The northeastern states. Yes, sir. Northeastern states. Okay. Northeastern particularly कौन से state? ये भी Yes, दिमाग sir. में किया. Except, yes, sir. Assam, Mizoram. Okay. और Roka. सर मणिपुर में तामलोग कहते हैं. Very good. So it is known as Roka. In which country? Uday. ब्राजील. नहीं. No one else will speak. वैभव. मुंह पे हाथ मत रखो. ठीक है. सर मैं कभी बार कुछ बोल रहा होता हूँ ना, तो वो अजीब लगता है लोगों को. देख. Wait. Uday. Roka. It is known as Roka in the state. In which Yes, sir. country? सर एक्चुअली मैंने नाम अच्छे से याद नहीं हो पाया. क्यों? सर थोड़े याद है, कॉन्गो का याद है सर, वेनेजुला में कहते हैं. सर जो डीपी में आपने डीपी सर वो थोड़ा बहुत याद है सर. तो रोका मैंने बताया था कि कहाँ पे होगा. ये तो सबसे इजी है, सबसे ज्यादा इजी है रोका. यस सर. मैंने बोला It is in Brazil. इम्पोर्टेंट है. ओके, इट्स इन ब्राजील. ओके सर. चलो ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो. नेक्स्ट हु विल स्पीक नाउ? ओके, नितिन कुमार. Can you hear me? Yes, sir. हाँ, switch on your camera. बता. Yes. आदित्य वर्मा, switch on your camera. ओके नितिन, आपने पढ़ाई की है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा. क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों है? सर स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उनकी रिवीजन कर रहा था. रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं. तो उसमें एग्रीकल्चर नहीं आ रहा है? नो सर. ओके, तो एग्रीकल्चर में चलिए मैं आपसे एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ. सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. आप एग्रीकल्चर में ये बताइए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स. सर राबी क्रॉप्स वो होते हैं. राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन अर्ली विंटर सीजन या एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग और द बिगिनिंग ऑफ समर. Kharif crops are the crops which are grown in. Switch on your camera. Okay. Sir, it's on. बोलो. Rabi crops, Kharif crops are grown in summer season and are harvested in winter season, and Zaid crops are grown in any season. Wait, who told you that Kharif crops are grown in or sown in summer season? From where did you study this? Sir, from notes. In notes, it is written over there that it is sown in summer season. Kharif crop. Not sure. नितिन बेटा आप अगली बार और अच्छा पढ़ेंगे. ओके, और अच्छे से आंसर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हु विल आंसर? सुमेध सिंह गौतम. सुमेध सिंह गौतम, आप क्लास में हैं? Yes, sir. Switch on your camera. Yes, sir. Switch on your camera. So 1 minute.
यस सुमित, आपने एग्रीकल्चर की पहली क्लास ली है? Yes, पहले? sir. ओके, तो बताइए मैंने आपको कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं, ओके, जिनको क्रॉप्स, नॉट क्रॉप, कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट वैरी करती है फ्रॉम 50 टू 70 50 टू 75 सेंटीमीटर, 75 टू 100 एंड अबव 100। 3 क्रॉप्स के नाम बताइए जो इस रेंज में क्या करते हैं, इस रेंज में की रेनफॉल उनको चाहिए होती है। ब्रेकअप मैंने बता दिया, ब्रेकअप है 50 टू 75 सेंटीमीटर, 75 टू 100 एंड अबव 100, राइट? So 50 to 75 बीट्स के लिए, और 75 to 100 हमारी राइस के लिए, और 100 अबव शुगर केन के लिए। गलत हो गया सुमित। So 75 to 100 शुगर केन के लिए, यस, और 100 अबव राइस के लिए। और 200 अबव? 200 so सीधे देखो कैमरे में। I forgot. तो 200 अबव है आपके रबर के लिए, ओके? Okay, sir. किसके लिए है? रबर के लिए। रबर के लिए। चलिए, अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, और अच्छे से पढ़ो। जी सर। विशेष गोयल। यस सर। स्विच ऑन कैमरा। आप लोग कैमरा स्विच ऑन करके आया करो, ये बार बार रिपीट ना करना हो एक ही बार। हाँ विशेष, आप बताइए कि रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कौन से ऐसे 2 क्रॉप हैं, रेनफॉल तो मैंने आज शायद पूछ लिया, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है, कौन से ऐसे 2 क्रॉप हैं जिसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। पहले वाला रेनफॉल मैंने पूछा था, एक्चुअली मैंने गलती से हो सकता है टेम्परेचर स्पेल कर दिया हो, पहले वाला रेनफॉल ही पूछा था। मैंने रेनफॉल ही कहा था ना? यस सर, रेनफॉल का था। सॉरी, ठीक है, तो इस बार टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। सर पहला शुगर केन और सर दूसरा बीट। गलत है, शुगर केन बीट गलत है। विशेष, इधर देखो पहले कैमरा में आप, यू आर नॉट करेक्ट हियर। चलो आप ये बताओ कि जो वीट प्रोड्यूसिंग जोन है, ठीक है, कौन से हैं वो रीजन्स? सर पहले सर गंगा सतलुज रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट है, और सर दूसरा डेक्कन प्लेटियो है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, ओके? ठीक, वैभव विशाल झा, आप बताओ जरा। यस सर। कि कौन से ऐसे क्रॉप हैं जो कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि बिहार में राबी क्रॉप है, बट इन एक्चुअल सेंस वो एक खरीफ क्रॉप है? सर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को उसका नाम कुछ। मैं बताऊं? चलो ठीक है, ऐसा कौन सा क्रॉप है? अच्छा एक बात बताओ, मेज एक क्रॉप ऐसा है जो कि फूड एंड फॉडर में काउंट होता है। यस सर। इसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। यस ओके सर। अच्छा, तुम्हें याद ही नहीं है तो यस ओके क्यों कह रहे हो? नहीं सर, ये वाला याद है मेरे को, ये 21 से 27 ही होता था। चलो, और उसके बाद और कोई फैक्ट है मैंने जिसमें बताया है? सर आपने मिलेट्स के बारे में बताया था, और आपने रबड़ के बारे में बताया था कल। मैंने मेज में पूछा है, मेज में और भी मैंने कुछ बताया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? सर मेज में आपने बताया था कि, सीधे देखो कैमरा में। सर मेरे को याद नहीं है, नहीं याद। मेहनत करो और, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? नेक्स्ट वन, प्रियांशु पांडे, क्लास में हो आप बेटा? प्रियांशु, मीनू गोयल, आप हैं क्लास में? कशिश बदोला, कशिश बादोला, आदित्य निगम,
आप लोगों का पीटीएम शेड्यूल हो गया ना, आई थिंक सैटरडे संडे। यस, दो सैटरडे है। Yes, sir. Saturday को। हाँ बस 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 ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में दिखा दूंगा पेरेंट्स को। क्या कहाँ गए, किसका नाम मैंने लिया था अभी? आदित्य निगम। सर मेरा सर। हाँ स्विच ऑन करो कैमरा आदित्य। चलो, एक अरसे के बाद तुमने कैमरा ऑन किया अपना। सर फिर मैं सर लैपटॉप में आई नहीं सर, मैं फोन से ज्वाइन कर रहा। चलो ठीक है, तो आदित्य आप बताओ कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि खारिफ क्रॉप है बट बिहार में एज अ राबी क्रॉप भी ग्रो किया जाता है? सर सेसमम सीड्स। अरे नहीं, चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ कौन सा ऐसा खारिफ क्रॉप है, कौन सा ऐसा क्रॉप है जो नॉर्थ में तो खारिफ है बट साउथ में राबी है? सर ये तो सेसमम सीड्स है। सिस्मम सीड ही है। अच्छा, इससे पहले वाला कौन सा है? तो सर मैंने भी ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया था सर, तो सर जितना याद है सर उतना ही सुन लो आप, है ना? मतलब सर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ के आओगे। ओके, आदित्य सिन्हा। सर मैंने तो रिवाइज भी किया था, मेरे को फिर भी कुछ नहीं याद आया। आदित्य सिन्हा, आपको मेरी आवाज आ रही है आदित्य सिन्हा? आदित्य सिन्हा, कैन यू हियर मी? यस सर। स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। आदित्य, डू इट फास्ट। आदित्य सिन्हा बेटा जल्दी करो। चलो मीनवाइल मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। आदित्य आप जल्दी से कैमरा ऑन करिए। आर्यन जैन। यस सर। आपने कैमरा ऑन रखा है अपना? सर मेरा कैमरा वर्क नहीं करता। ओके, मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे। ओके, नेक्स्ट क्लास से आप बताइए कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि राबी क्रॉप है बिहार में बट इन जनरली इट्स अ खारिफ क्रॉप। हाँ बताइए, जनरली क्या है वो खारिफ क्रॉप? बताइए क्या कह रहे थे? सर वो मेज है। मेज है के अंदर राबी है और वैसे खारिफ। वेरी गुड, ठीक है, तो वो राबी है बिहार में और खारिफ है। चलो ये बताओ कि जूट के बारे में आप क्या जानते हो? सर जूट एक गोल्डन फाइबर है वो। सर बाकी मैंने पढ़ा नहीं। क्यों? सर अभी एक्चुअली पेपर चल रहे हैं, अभी इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्लास से पढ़ के आना। चलो सौम्या आप बताओ जूट के बारे में क्या जानती हो? Sir, jute is also known as golden fiber, and it is grown in areas. It is grown in areas with soils that are well drained, particularly near to the floodplains which are renewed every year. In India, it is grown in the states of Assam, West Bengal, Odisha, Meghalaya, etc. And it is used to make gunny bags, ropes, and mats, rugs, etc. Also, it is losing its, because it is high in value, so it is losing its value to other synthetic fibers and packaging fibers like nylon. गुड सौम्या। नेक्स्ट मैंने आदित्य से कहा था कैमरा ऑन करने के लिए। आदित्य आपने बेटा अभी कैमरा ऑन किया नहीं है। आदित्य सिन्हा, आपको मेरी आवाज आ रही है आदित्य सिन्हा? आदित्य सिन्हा, यस आदित्य, पढ़ के आए हो आप? नहीं सर, वो नहीं पढ़ पाया सर, वो टेस्ट चल रहे थे ना तो नहीं कर पाया सर। आज लास्ट आईटी का टेस्ट चल रहे थे तो नहीं। यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट हुए? सोशल के हो गए? यस सर। कितना आया
सोशल कैसा सर गया मैम ने आपका? मार्क्स नहीं दी, मतलब सही गया था मेरा, मैम ने मार्क्स नहीं दिए लेकिन। ओके, आपका टेस्ट अच्छा गया था। कौन से चैप्टर का टेस्ट आया था? सर उसमें पावर शेयरिंग चैप्टर था, फेडरेशन था, और उसमें ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था, और एग्रीकल्चर चैप्टर था, और वेट वेट वेट, एग्रीकल्चर चैप्टर था तो आपने पढ़ा होगा ना एग्रीकल्चर? सर सर उसके मैप वर्क्स आए हुए थे, मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर के मैप वर्क। अच्छा ठीक है, बताओ इसमें टी कहाँ सबसे ज्यादा ग्रो होता है? अगर आपको मैप दे दिया जाए तो आप कहाँ टिक करोगे? सर अभी तो याद नहीं है सर, रिवाइज नहीं किया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कर्नाटक में आज आप जो है चले जाओ। कर्नाटक में आप क्या ग्रो करोगे? कौन सा बेवरेज क्रॉप ग्रो करोगे? बेटा कोशिश करो, आप बता सकते हो। आदित्य, वेट, आदित्य विल आंसर आई थिंक। आदित्य बेटा कोशिश करो, पहले से पढ़ाई आपकी वीक हो रही है आदित्य, ऐसा क्यों है? आप तो पहले जो है रेगुलर मुझे क्वेश्चन आंसर सुनाते, मैं क्वेश्चन पूछता था तो आप आंसर देते थे, है ना? यस अब क्या हो गया ऐसा? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे आदित्य? ओके सर। ओके चलिए ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। मैं सबसे नहीं पूछ पा रहा हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। और कई दिनों से मैं ये चीज़ नहीं फॉलो कर रहा था, अगेन वही प्रॉब्लम, टाइम की कंस्ट्रेंट। तो नेक्स्ट क्लास से आई होप कि आप सभी पढ़ के ही क्लास में बैठेंगे, ठीक है? यस पढ़ के ही क्लास में बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी रोज क्लास में पूछूंगा या कभी नहीं पूछूंगा। मुझे जब मन इच्छा लगेगी कि मुझे पूछना चाहिए तो मैं पूछ लूंगा। और आपका प्रिपेयर होना चाहिए आप सभी का, ओके? सर मैं बच गया। तो टी सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ होता है? आंसर इसका कौन देगा? आर्यन पाठक। सर कहना है असम। टी सबसे ज्यादा ग्रो असम में होता है, ठीक है? और कॉफी सबसे ज्यादा ग्रो So now we will move to technological and institutional reform, which is very important for your examination. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये आपके एग्जाम में। हाँ सर एग्जाम्स के लिए सर पूरी बुक याद करनी पड़ती है क्या? ये किसने पूछा है, नाम बताइए। पर बेटा आपको मोर और लेस किताब आप पढ़ो, किताब को ही पूरा पढ़ना है, ठीक है? आपके सीबीएसई में जो है क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है, वो जो है एनालिटिकल बेसिस पे होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए किताब आप अच्छी तरीके से पढ़े रहोगे, तभी आप आंसर सारे क्वेश्चंस का कर पाओगे। वी आर हियर नॉट टू जस्ट मीन्स नॉट टू स्कोर 30, 40 और 50, 60 मार्क्स इन सोशल। वी आर हियर टू स्कोर फुल मार्क्स इन सोशल। सो इन ऑर्डर टू गेन फुल मार्क्स, ठीक है, you will have to prepare yourself thoroughly, and thoroughly means you will have to cover up the entire content of NCERT. Then only you will be able to crack NTSC, means do justice to the social science part of NTSC and as well as CBSE. सर जो फैक्ट्स होते हैं वो सर आगे रख के सर भूल जाते, तो कैसे करूँ उसे फिर? कौन सा फैक्ट? तो जैसे ये सब आपने पूछ रहे थे कि जो भी मेज के बारे में ये सब, तो सर वो याद कैसे रहेगा? जैसे ये जो भी मैंने पूछा है। यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने लिखवाया है ना? नहीं सर, ये बोलो क्यों रहे कि ये जैसे आज तो मैंने याद कर लिया। यस सर, आपने फ्लो चार्ट बनवाया। 4-5 दिन बाद भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसको फिर देख लो। अब देखो ये डिपेंड करता है आप पढ़ कैसे रहे हो, इसको स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो या लाइटली पढ़ रहे हो। आप घूमते फिरते रहो, अरे मैंने एक चीज याद की थी, एक बार देख लेते हैं। पेज जो है कि आप क्या करो, उसको पलटो, देख लो, याद हो गया, अच्छा ठीक है ये पढ़ा था, हाँ हाँ ठीक है, फिर से एक बार देख लोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। 3-4 दिन का गैप बीतते ही उसको फिर से फ्रेश कर दो। तो ऐसे फ्रेश करते चलोगे तो वो आपको याद रहेगा,
ठीक है। अब आप कोई चीज पहली बार पढ़ोगे और कोई चीज 2-3 बार पढ़ चुके हो, उन दोनों के पढ़ने में आपको और समझने में टाइम जो है डिफरेंस होगा उन दोनों चीजों को देखने में। जो चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसमें ज्यादा टाइम आप नहीं लगाओगे क्योंकि आपने पढ़ी है। आप बस एक बार एक जो है हल्की सी निगाह से देखोगे, आपको कि हाँ ये पढ़ा है, ठीक है, अच्छा इसका ये ओके डन। तो फिर से क्या होगा, दिमाग में वो रिफ्रेश हो गया, अच्छा ठीक है ये सारे डेटा हैं, फिर से स्टोर हो जाता है। तो इसी तरीके से उसकी याददाश्त बढ़ती है। ओके, थैंक यू सर। अब आ जाओ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे। तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एज यू नो, ठीक है, जो अभी तक का आपका कंसेप्ट है विच आई थिंक दैट यू विल हैव, कि एग्रीकल्चर में मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी आपने पढ़ा। द शेयर इन एग्रीकल्चर, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज अर्लियर वेरी हाई, वेरी लार्ज, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीज्ड, बट स्टिल it has a significant share, means nearly 16 to 17% of the GDP. Okay, फिर उसके बाद employment you will find that earlier also agriculture used to consume or used to engage a lot of number of, maximum number of people. Okay, nowadays also you will find that maximum number of people are employed in agriculture. Nearly 50 to 55% people are doing agricultural activity in one way or the other. So it has a significant position. That's why we are doing it separately as a chapter. Okay, it is a big concern that today we are facing a lot of problem in agricultural field. Okay, farmers are committing suicide and development of agriculture is not so as that of developed countries. तो अब इसके लिए क्या जो है कि हमने तो पढ़ा कि सर हर एक में तो सर हमारा सेकंड नंबर का आ रहा था प्रोडक्शन ज्यादातर हम लिखा हुआ था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये सब लिखा हुआ था। So we found that we are, means yes, like second largest producer, but the question is, are we able to export that one, or we are facing any kind of competition or a global issue on this particular matter? So we are cultivating. Yes, we are doing in certain crops we are growing well. But the question is, अब ये भी देखो, अगर क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो क्या कंजम्पशन भी कर रहे हैं? Then you will say yes sir, we have a huge population, that's why we are consuming those things as well. Okay, तो and in spite of डिस्ट्रीब्यूशन ही that, नहीं है, उसको कंजम्पशन कैसे होगा? कंजम्पशन हो रहा है ना? दो people are now means lot of people are facing the death cases. They are suffering from malnutrition and stunting and all. ये भी बात है। Listen, whatever I'm speaking, हाँ बोलो, 9th में क्या? हमने 9th में पढ़ा था कि बफर स्टॉक पे बहुत सारा जो खराब हो जाते हैं, रोडेंट अनाज खराब हो जाते हैं। Yes, a lot of issues are there. We are growing up, ठीक है, we are growing certain crops, cereals, ठीक है, but still we are facing challenges. So what are the ways through which we can solve out these challenges? So technological and institutional reforms were done, ठीक है, from the very beginning. Mean from the very beginning here refers to 1947 and onwards. ठीक है, तो उसके बाद से जो है कई सारी कोशिशें की गई कि हमारे यहाँ कल्टीवेशन को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यील्ड बढ़ाया जाए। ओके, तो अब आप ये भी जानते हो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो एक्चुअली क्या है, वो स्मॉल है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रिवेल करता है यहाँ पे, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है। तो उस समय एक तरीका निकाला गया कि कलेक्टिवाइजेशन क्यों न किया जाए, ठीक है, लैंड की कंसोलिडेशन किया जाए, जमींदारी को एबॉलिश किया जाए, ठीक है। तो ये सारे तरीकों से कोशिश किया गया कि हम यील्ड बढ़ाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स भी लाया गया इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इस तरीके से कोशिश की गई, बट वी डिडंट गेट एनी सक्सेस, वी वर नॉट सक्सेसफुल। लैंड रिफॉर्म में आएगा ना? हाँ, इंस्टीट्यूशनल। तो लैंड रिफॉर्म्स वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन। Though you can find, if you have studied poverty chapter in class 9, then you might be recalling right now that land reforms were successful in the state of Bengal. पढ़ा था, PDS was successful in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Yes sir. तो इस तरीके से कुछ एक पार्ट में था, बट ओवरऑल इसका कोई फायदा नहीं हो पाया था। तो कलेक्टिवाइजेशन,
कलेक्टिवाइजेशन, इंडिपेंडेंस के बाद कलेक्टिवाइजेशन है, ये टर्म्स याद रखिएगा, दैट्स ऑल। कंसोलिडेटिंग या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लाएगी, ठीक है, ताकि यील्ड बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है? हाँ, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है? कलेक्टिवाइजेशन एक साथ लैंड होल्डिंग्स को, एक साथ लैंड, ये जो लैंड है, ठीक है, इनसे कह दिया जाए कि भाई एक साथ यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एक साथ आके इसमें क्या करेंगे, कल्टीवेशन। सेकंड आपने प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। यस सर, दोनों एक ही बात तो हो गई। हाँ, दोनों मोर और लेस एक ही बात है। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कहीं पे खुद से कलेक्टिवाइजेशन किया जा रहा है, कहीं पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग कंसोलिडेट करके होल्डिंग सब कल्टीवेट करिए, ठीक है, इस तरीके से वैरी करता है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लॉट ऑफ जमींदार्स वर हियर, दे यूज्ड टू हैव ह्यूज बिग लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, उनको अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, वहाँ से उनके लैंड होल्डिंग्स भी ले लिए गए और उनसे कहा दिया गया भाई आप जमींदारी प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। लैंड रिफॉर्म्स में यही था कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लो और जो गरीब है जिनके पास नहीं उनको दो। तो इसमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम हैरो डोमर मॉडल भी कहते हैं। क्या मैंने बताया है? यस सर, आपने आगे बताया था, फर्स्ट चैप्टर में बताया सर, आपने बताया था, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान सर ये नहीं बताया आपने, तो लिख लो इसको, पीसी महालनोबिस, इसका स्पेलिंग चेक कर लेना। सर ये हैरेड, देखो स्पेलिंग बता सकते हो? हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये हैरेड डोंगर क्या लिखा है सर? हैरो डोमर मॉडल, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज मेड इन ऑर्डर टू बूस्ट अप एग्रीकल्चर। तो आप साइड में लिख सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सर वो सेकंड 5 ईयर प्लान के नीचे क्या लिखा है आपने? पीसी महालनोबिस मॉडल, ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बोर्ड में तो आएगा नहीं, तो कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। सर क्या बोला आपने? अभी फिर से बोल दो। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन इन सेकंड 5 ईयर प्लान एंड उससे पहले जो नाम लिखा हुआ है वो नाम P.C. महालनोबिस मॉडल। फिर ये हैरो डोमर मॉडल में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, उतना डीप में आपको समझना नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, कहीं पे भी जिक्र नहीं है। हो सकता है एनटीएससी में पूछे, इससे मैंने बताया। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसको वेडगिन मॉडल भी कहते हैं। तो ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड सो मच। तो लैंड रिफॉर्म्स ऐसे किए गए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगर आप देखो कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे, ये इसका एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। इट वाज नॉट सक्सेसफुल। लैंड रिफॉर्म्स वाज डन एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ओके। तो अब सक्सेसफुल नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी कई सारे तरीके निकाले इन ऑर्डर टू बूस्ट अप एग्रीकल्चर, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ 1965-66, ठीक है, मिड 1960s आप कह सकते हो, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हो आप, आई थिंक? यस सर, यस सर, यस सर, बोलना पड़ा है। हाँ, तो इंडिया इस समय जो है प्रॉब्लम फेस कर रही थी 1965-66 के पीरियड में, लाल बहादुर शास्त्री से लेके फिर वही इंदिरा गांधी जब आती हैं, तो सर 1962 में वर्ल्ड फूड क्राइसिस हो गया था चाइना वॉर के बाद। तो चाइना के यहाँ खुद ही प्रॉब्लम थी। सुनो पहले यहाँ पे 1965 में प्रॉब्लम जब एक्यूट हो रही थी, पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही थी और फूड की स्कार्सिटी हो रही थी, तो इस चैलेंज को कैसे जो है
फेस किया जाए। तो 1965 में वी आर इन विद वॉर विद पाकिस्तान, वी आर इन अ वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है, साइड बाय साइड देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड। तो दैट्स व्हाई लाल बहादुर शास्त्री सेड जय जवान जय किसान एट दैट टाइम, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? जय जवान जय किसान। कभी सुना है? यस सर, सुना है। यस सर, Yes, sir. यस सर। उनका सर एक और मोटो था कि रार नहीं ठानूंगा पर हार नहीं मानूंगा। हाँ, तो 1966 के बाद ऑनवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट वो ला चुके थे। इंदिरा गांधी आए, इसको और फुल फ्लेज मैनर में इंप्लीमेंट किया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आई थिंक यू ऑल नो। जैसे उन्होंने एक स्टैम्प भी पब्लिश किया था सर, MS स्वामीनाथन। Green Revolution। MS स्वामीनाथन इनके क्या है? फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। तो इसके साथ आप देखोगे पैकेज टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। मीन्स एक साथ एक पैकेज में कई सारी टेक्नोलॉजीज को क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। अब चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो आपके जो है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का एक पूरा पैकेज था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इट वाज अ सक्सेसफुल इनोवेशन, ठीक है, a successful innovation which solved the problem of food scarcity in India to a large extent. फिर उसके बाद इन द पीरियड ऑफ 1970 सर MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? एक बार रिपीट कर दो। HYV सीड्स लेकर आए थे इंडिया में, और व्हीट सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस हुआ था, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश 1970s में। हाँ, फिर से बात राइट 1970s के बाद 1970s में, ठीक है, एक आया रेवोल्यूशन नोन एज मिल्क रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। यस सर। सर ऑपरेशन अमूल। हाँ, वर्गीज कुलीन फादर। हाँ, यस सर, उन्होंने अमूल को वर्गीज कुलीन, ठीक है। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो इससे क्या हो गया? फ्लड आ गया, ठीक है, दूध की नदियां, फ्लड आ गई, नदियां नहीं, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ऑपरेशन फ्लड भी करें। पहले दूध एक न्यूट्रिशियस क्या है, लिक्विड है जो कि सभी को कंज्यूम करना चाहिए, और इस वाइट रेवोल्यूशन के बाद ये अवेलेबल हो। तो दिस वाज सम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स व्हिच वर डन, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो फ्यू सिलेक्टेड एरियाज में ही दे वर इम्प्लीमेंटेड, हालांकि ये तो मोर और लेस ज्यादा था, ये तो लिमिटेड था फ्यू सिलेक्टेड एरियाज में। अब गवर्नमेंट, हाँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आप जानते ही हो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब किस तरीके से हमें तो डेवलपमेंट करना है, तो ओवरऑल पूरे इंडिया का करना है, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट। तो हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए व्हाट एल्स वी शुड डू। So in the period of 1980s and 1990s, make sure that if you are doing this chapter, a very important chapter for your exam, okay, so you will write in an order from the very beginning or from the independence. We are doing all these things in order to boost up agriculture, and we are here till now, and yet we are facing problem in agriculture, okay, but we are trying our best. 1980 and 90 में अगर आप देखो तो in this period lot of institutional as well as mainly institutional reforms were done. Cyclones आ रहे हैं, फायर हैं, और जो है फ्लड है, ड्रॉट है, तो इन सभी से हमें होलिस्टिक वे में क्या करना है? लड़ना है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आते हैं। तो इसमें क्रॉप इंश्योरेंस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट? क्रॉप इंश्योरेंस का। ये अब क्रॉप क्या होगा? इंश्योर्ड रहेगा। अगर आपकी क्रॉप खराब हो जाती है तो यू विल गेट अ पेमेंट इन ल्यू ऑफ दैट, ठीक है। इंश्योरेंस का पर्पस जानते हो ना? आप जानते हो ना वेरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, फिर उसके बाद चीप लोन, यू विल गेट अ चीप लोन। ग्रामीण बैंक, अभी आपने जस्ट रिसेंटली पढ़ा था, जैसे मनी एंड क्रेडिट। हाँ, ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो cheap and affordable credit, you will get a cheap and affordable credit from bank side, ठीक है, in order to do agricultural activity or in order to carry on agricultural activity or farming activity, ठीक है, क्योंकि लोन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। So insurance, loan, these were some institutional reforms, ठीक है, which were done. Cooperative societies also, ये भी आपने पढ़ रखा है, हालांकि कृषक वाला देखो वहाँ पे है ना, लिंक कब है वहाँ के और यहाँ से, ठीक है, वो पोर्शन वहाँ का अगर आपने याद किया है मनी एंड क्रेडिट, तो देखो वो सारी चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही है। इट हैपेंड इन द वेरी ईयर ऑफ 1980 एंड 90। यस सर।
और फिर इन द ईयर ऑफ 1998, ठीक है, दे लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड। क्या लॉन्च किया उन्होंने? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड से आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद। सर मैं 9th में पढ़ा था इसके बारे में। So in Kisan credit card is also a way to solve out the problems of farmers. अब आज के अगर आपके पास एक बार आपको जाना है, you will have to reach bank only once, ठीक है, in order to get a credit. When you will get that credit, now it will up to you to manage that credit, ठीक है, to manage that account of credit card. अब आज के डेट में if you get a credit card, तो अब क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसमें एक सर्टेन लिमिट आपको मिल गई, दैट लिमिट यू कैन यूज, ठीक है, फॉर योर ओन एक्सपेंसेस एंड यू विल हैव टू पे इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द बैंक फ्रॉम whom you had taken this credit card. So Kisan credit card, farmers also had got this kind of benefit from the government side, Kisan credit card. फिर उसके बाद 2001 में आया आपका PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, लिंक्ड अप विद इट, ठीक है, कि अब पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितनी मिलेगा आपको विद दिस. So these are some benefits which institutional reforms done by the government of India in order to boost up agriculture, ठीक है, in order to benefit the farmer. अब आज के डेट में देखो तो lot of things are there. लास्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया, PAIS वाला, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम. Personal Accident Insurance Scheme. It is a scheme launched by government. PAIS को KCC के साथ किया गया था. हाँ, आप इंडिविजुअल ले लो या KCC के साथ जुड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर, ठीक है. फिर इसके बाद क्या हुआ, आप देखोगे कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, क्लाइमेट यू नो आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, जो कि फार्मर्स को इन्फ्लुएंस करता है. मैक्सिमम पीपल स्टिल इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल. अगर मॉनसून रेनफॉल अच्छा नहीं होता है तो it means lot of farmers will commit suicide or will face a acute problem, ठीक है. तो अब इसको वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है, ठीक है. आप जानते हैं, क्लाइमेट में पढ़ा भी होगा, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशंस भी लगे हुए हैं, that which kind of monsoon will be there. एल नीनो और ला नीना इफेक्ट पड़ते हैं, whether there will be El Nino or La Nina. La Nina means we will have La Nina means we will have a good monsoon rainfall. El Nino मतलब कम होगा. सर क्लाइमेट नहीं पढ़ा है. सभी को याद आ रहा है, मैंने ये सब बताया है. यस सर, याद आ रहा है सर. नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या था, क्लाइमेट नहीं पढ़ा है सर. इतना हार्ड चैप्टर में पढ़ाता हूँ, ठीक है. तो ये सारी चीजें बताई गई होंगी, ठीक है. तो ये वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन भी लगा है फार्मर को हेल्प करने के लिए. आज के डेट में सॉइल हेल्थ कार्ड भी मिलता है. ये अदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद किसान कॉल सेंटर भी है. जैसे कॉल सेंटर होते हैं ना अलग अलग चीजों के लिए, किसान के लिए भी होता है. वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ही या शी कैन कॉल इन दैट कॉल सेंटर एंड कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स. तो किसान कॉल सेंटर भी है. 1880-1551 यही है शायद, ठीक है, किसान कॉल सेंटर का नंबर. एक बार देख लेना, मुझे तो याद आ रहा है. तो ये सारी चीजें हैं, बेनिफिट्स जो कि फार्मर्स को दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस. समझ में आया टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सभी को? यस सर, अंडरस्टूड. यस सर. यू नो एमएसपी, द कांसेप्ट ऑफ एमएसपी. Yes sir, minimum support price. Yes sir, which is announced by FCI. Wait. FCI. Yes. तो ये सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. तो you will have to prepare a short notes on this. Sir. Am I clear to everyone? Sir. Yes sir. Yes sir. कोई कुछ कह रहा है, बताओ. सर केसीसी से फायदा क्या हुआ किसान को? किसान को फायदा ये हुआ, लोन ले लो. आप जब चाहो बैंक से जाओ, लोन ले लो, या फिर आप विड्रॉ कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहे हो. अब उससे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर लो, है ना. अपने रिक्वायरमेंट लिमिट होती है. हाँ बिल्कुल, एक लिमिट होगी, उसके लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते. आपका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाएगा. आपको मनी लेंडर के पास नहीं जाना होगा. तो यही सब फायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के. और यस सर, फिर उसकी वजह से सर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना होगा. हाँ, एक बार होगा, उसके बाद सब खत्म. यस सर. तो यही सारे बेनिफिट्स हैं.
It will act as a collateral also. If you have a good limit, you can say that I have a good limit. Yes, kind of a collateral, a good relationship you have built up with bank. Okay, तो ये सारे हैं, बहुत सारे benefits. Yes. सर पेज में क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ तो आप यू विल गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ओके सर. गवर्नमेंट और द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द मनी. सही है. क्रॉप इंश्योरेंस से अलग कैसे हुई फिर? क्रॉप इंश्योरेंस से अलग कैसे हुई? क्रॉप इंश्योरेंस में क्रॉप फेल्योर हुआ, ठीक है. पर्सनल एक्सीडेंट मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके जो है कि आपने अगर मतलब ये फार्मर्स का कि उसमें जो है या तो फिर फुल डैमेज हो गया बॉडी या फिर हाफ, मींस वेरी करता है या काइंड ऑफ एक्सीडेंट यू फेस, तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है. ओके सर. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज भूदान एंड ग्राम दान. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. भूदान, ग्राम दान. एनटीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट वाज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. ब्लडलेस रेवोल्यूशन तो ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी था. ब्लडलेस रेवोल्यूशन पिछले बार. ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन मतलब विदाउट ब्लड, ठीक है, बिना मारपीट किए, बिना खून बहाए कौन सी क्रांति हुई. तो यहाँ पे आप देखोगे कि विनोबा भावे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है. एक स्पिरिचुअल हायर थे महात्मा गांधी के. और ये ग्राम स्वराज्य जो टर्म है, आप महात्मा गांधी वाज इन फेवर ऑफ ग्राम स्वराज्य. उन्हीं के जो है ये कंसेप्ट है कि आज हम जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी देखते हैं, ठीक है. अर्लियर आप जानते हो कि इंडिया में ये प्रैक्टिस हुआ भी करता था. गांधी जी वाज इन वेरी फेवर ऑफ दिस कंसेप्ट. तो विनोबा भावे विनोबा भावे किसमें निकलते हैं? पद यात्रा. किसमें निकलते हैं? पद यात्रा, ठीक है. और ग्राम स्वराज का कंसेप्ट क्या करते हैं? डिसेमिनेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है. कि लोगों को बताया जाए कि कैसे उनको खुद से अपने आप से रूल करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है. एक तरह से गांधी जी का मैसेज को स्प्रेड आउट कर रहे हैं. तो एक जगह वो गए और आंध्र प्रदेश में वहाँ पे वो लेक्चर दे रहे थे. आंध्र प्रदेश में एक जगह गए और लेक्चर दे रहे थे. आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है, कोई बता सकता है? पोचमपल्ली. ठीक है. यहाँ पे ये खड़े होके अपना लेक्चर दे ही रहे थे और तभी कुछ लोग खड़े होते हैं, कहते हैं ठीक है आप लेक्चर तो दे रहे हो बट वी डोंट हैव लैंड, ठीक है. इफ वी विल हैव लैंड सम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विल हैपन इन कंट्री. और अपना एक पर्टिकुलर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो ग्राम जो है और विकसित करेगा. तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें कुछ जमीन मिल जाए? तो विनोबा भावे सेड ओके आई विल टॉक टू द गवर्नमेंट एंड लेट यू नो ऑन दिस. अ वेरी गुड आइडिया बट आई विल हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट, ठीक है. तभी इमीडिएटली व्हाट हैपेंड कि अ पर्सनालिटी, ठीक है, स्टैंड अप नेम्ड एज श्री रामचंद्र रेड्डी. वो खड़े होते हैं और उन्होंने इस 80 एकड़ लैंड को क्या कर दिया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमॉन्ग 80 फार्मर्स. 80 फार्मर्स को 80 एकड़ लैंड दे दिया खड़े होकर, ठीक है. आज के डे अगर आप देखो तो जो अगर दुनिया में जो झगड़े होते हैं तो झगड़े में सबसे बड़ा एक कारण लैंड भी होता है, ठीक है. Yes, कोई sir. किसी को जमीन देता नहीं है और ये खड़े होके 80 एकड़ लैंड सीधे सीधे इन्होंने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. सो दिस इज वाज नोन एज भूदान, भूमि का दान, भूदान. सर वैसे ये रामचंद्र रेड्डी था कौन? सीएम था क्या आंध्र प्रदेश का? जमींदार. एक बार इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा अगर आपको डिटेल में देखना है. तो ये भूदान कंसेप्ट हुआ. अभी भूदान के बाद के कहने पर डिस्ट्रीब्यूट किया था या अपने आप कर दिया? अपने आप कर दिया था, ठीक है. इनसे पूछा कि आप कर सकते हैं, हालांकि इनके अपना इनका जब पढ़ोगे तो इनका अपना वेलफेयर करने का इनकी आदत थी,
करते थे लोग भाई, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि नहीं ठीक है ये बात हो रही है तो क्यों ना हम कर दें, और इसी को देखते हुए फिर लोगों और भी लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी दान करना शुरू करते हैं। कुछ लोग जो है अपने वॉलंटरली बेसिस पे कर देते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती, ठीक है। कुछ लोग लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए, ठीक है। पहले क्या था कि अब गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ लोग अपने से, जैसे आपने एलपीजी के केस में देखा है, कुछ लोग सिलेंडर अपने से जो है कि सब्सिडी गिव अप कर दिए कि कुछ, फिर बाद में क्या आया, लॉ आया कि 10 लाख से ऊपर जिसका इनकम है उनको वैसे ही सब्सिडी नहीं मिली। तो लैंड सीलिंग एक्ट में भी था कि आप लोग अपने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, या तो फिर एक्ट आएगा उसके तहत आपकी लैंड को जब्त कर लिया जाएगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड होगी। तो यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए भी लोगों ने क्या किया, भूदान किया, और कुछ लोगों ने तो ग्राम दान भी किया, गांव के गांव ही क्या कर दिए, दान में दे दिए, ठीक है। गांव के गांव ही क्या कर दिया, जो है दान में दे दिया। सर तो वहाँ के लोग कहाँ गए फिर, गांव के लोग कहाँ गए? जमीन दान में दे दी कि अब वो जमीन मतलब वो गांव उनका नहीं है, दान में दे दिया, जिसका जो जहां है उसका वो वहां हो गया, ग्राम दान, ठीक है। उनकी पहले था उनका ही होगा, ठीक है। अब जैसे आज के रेंट पे रह रहे हो, अगर सपोज तो रेंट पे रह रहे हो तो मकान मालिक कह दे कि या फिर लैंडलॉर्ड कह दे कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज योर्स, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग था। वहां पे पहले क्या था कि अब पूरा गांव पे गांव ही था, लोगों के पास इतने बड़े बड़े लोग होते थे, जमींदारी और जमींदार थे, बिग लैंड ओनर्स थे, उनके जो है बसे बसाए गांव थे, तो पूरा गांव ही क्या कर दिया, दान भी दे दिया। तो यही भूदान और ग्राम दान, यही भूदान और ग्राम दान को हम क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है। सर इसका कोई एग्जांपल था, किसने दिया था? लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, हाँ जी, ग्राम दान। सर ये दोनों चेक कर लेना, याद नहीं है क्योंकि 80 एकर्स पे तो सर एग्जांपल दे दिया, पर जिसने गांव दिया होगा वो तो 80 एकर्स से ज्यादा ही हुआ। हाँ एक बार देख लेना, गूगल फाइंड इट। मेरे भूदान और ग्राम दान से इंडिपेंडेंस के बाद ही थे ना? हाँ इंडिपेंडेंस के बाद ही, ठीक है। ग्राम दान में पर्सनालिटी याद नहीं है अभी, ठीक है, देखता हूँ, आई विल लेट यू नो। सर हम किसी की लैंड स्टील करें सर, ये तो कानूनी नहीं हुआ ना सर, मतलब तो गलत हुआ। अच्छा Sir, all the nation technically belongs to all the resources technically belong to national nation. resources And public and the country can use it for public welfare. सर लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट को वो करेगा। जैसे फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी को हटा दिया गया पर सर राइट टू प्रॉपर्टी था पहले तो, पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, और राइट टू प्रॉपर्टी तभी तो केशानंद और यहाँ पे वो वेट लिसन, पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, फिर उसको हटा दिया गया वहां से, ठीक है। अब ये लीगल राइट में लाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। यही लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए ही किया गया था, ठीक है। इस पे बहुत बहस चली थी, और इसमें जो है बहस स्टडी बहुत चली थी इस पे, राइट टू प्रॉपर्टी है तो इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी को जो है सॉल्व आउट किया गया था, गोलकनाथ केस, फिर उसके बाद केशव नंदा भारती केस, बहुत सारी इसके पीछे हिस्ट्री है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये पहले था, पहले ये इशू था कि भाई फंडामेंटल राइट है तो आप कैसे आप हमारी जमीन लेके किसी और को दे सकते हैं, इसीलिए तो लैंड रिफॉर्म्स वाज नॉट सक्सेसफुल एट दैट टाइम। सर और यहाँ पे तो वैसे भी वो दान कर रहे हैं। हाँ और यहाँ पे दान कर रहे हैं, तो दान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी नॉट एन इशू, आपसे कोई जबरदस्ती कोई ले नहीं रहा है। ये लैंड सीलिंग एक्ट जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये इंक्रोचमेंट है, लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। सर भूदान तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने किया था ना, तो बुक में ये क्यों लिखा है कि इट वाज इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे? क्या भूदान? हाँ इनिशिएट तो उन्हीं ने किया, यस आई विल डू समथिंग फॉर दिस, ओके, द कंसेप्ट इज वेरी गुड एंड आई विल जो है आई विल लुक आफ्टर दिस, आई विल। और फिर आफ्टर रामचंद्र रेड्डी उन्होंने बहुत लोगों से ये बात कही थी कि नहीं दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, दिस मस्ट बी डन, है ना। ओके विनोबा भावे वो भी इस बात को सर, तो भूदान है ग्राम दान। सर बोलो सर, चैप्टर 1 हिस्ट्री में भी हमने
ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था ब्रिटेन के केस में। bloodless revolution in case of Britain. Sure. तो वहाँ पे बोला गया था कि कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी पर सर आपने बताया था तो वॉर से रेफरेंस था कि सिविल वॉर वगैरह कुछ नहीं हुआ था। इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, इसमें कोई खून नहीं हुआ, इसलिए एरिस्टोक्रेसी से। ये वाला पर दूसरा सर है, उसका भी ये टर्म आपका यहाँ। ब्लडलेस रेवोल्यूशन ही यूज किया था उसमें। हाँ ये वाला उससे अलग है। ये सर इन ज्योग्राफी ग्लैडियस, हाँ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। सर इसे वो आपका ब्लडलेस क्यों 1968 बोला गया है? भूदान है नहीं तो ब्लडलेस क्यों बोला गया है? अरे जमीन जो है Revolution नहीं हुई कोई ना। किसी को नहीं देता है, और जमीन अगर आपको मिल गई है बिना खून गिराए तो ये एक बहुत बड़ा जो है क्रांति है, एक क्रांतिकारी कदम है। आज के डेट में इंडिया चाइना बॉर्डर पे अगर खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं? जमीन के लिए खड़े हैं। अगर लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा तो 3 ही कारण होंगे, उनमें से एक आपका लैंड होगा, दूसरा आपका वाटर होगा और तेल। लड़ाई 3 ही कारण से होती है, लैंड, वाटर और तीसरा सर हाँ रीड तीसरा सर इसे रीजन हो सकता है कि अब तीसरा खोज लो। जो महात्मा गांधी नो सर किसी ने तीसरा पूछा है, तीसरा खोज लीजिए किसलिए होती है। ठीक है, 2 मैंने बता दिया, अगर नहीं मिले तो बताना। क्योंकि सर इससे पहले जितने भी महात्मा गांधी के द्वारा रेवोल्यूशन हुए थे सर, उनमें तो मतलब वायलेंस इनिशिएट हो गया था, पर सर इसमें वायलेंस का कोई हमने इशू नहीं देखा। कौन रीड करेगा? Who will read now? Anyone who wants to read? आदित्य वर्मा। मैं आए। क्या नाम बताया आपने? वैभव। The technological and institutional reform. Technological and institutional reform. It was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land or compatible techno-institutional changes. Wait. Vaibhav, I think there is a problem, network issue from your side. Someone else will read. Aditya Verma, read it out. Okay, sir. Technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Land without compatible techno-institutional changes as a base of agricultural development. In spite of most of the large parts still depend upon mountains and natural fertility in order for a growing आपका भी माइक कट रहा है। वेट आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Who else will read? वैभव शाह। Yes sir. Read करो। Technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. The agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization. Underline कर लो इसके बाद। Okay, sir. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari, etc., were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan. The right of inheritance has already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. The laws of land reforms were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s.
The green revolution, based on the use of packaged technology, and the white revolution, Operation Flood, were Underline. some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. Provision for crop insurance against drought, Underline. flood, cyclone, fire, and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. Kisan Credit Card (KCC), Personal Accident Insurance Scheme (PAIS) are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. The government also announces minimum support price, remunerative and Underline कर दो ये सारा procurement bit. prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. Bhudan Gramdan. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave Okay, as okay. state. Wait. Listen. किसी ने पूछा था सर ये भूदान में रेड्डी और ग्रामदान में, तो अगर आपसे पूछा जाए हु इनिशिएटेड भूदान ग्रामदान, तो आप लोग सीधे सीधे लिखोगे विनोबा भावे. ठीक है, इन्होंने ही घूम घूम कर सभी को क्या किया था, इंस्पायर किया था, लोगों से जो है रिक्वेस्ट की थी कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस, ठीक है, प्लीज डोनेट लैंड, ठीक है, डोनेट विलेजेस. तो इसी के हिसाब से किया था. उनमें से जो प्रोमिनेंट जहाँ जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था श्री रामचंद्र रेड्डी, उसके फॉलोड बाय लॉट ऑफ पीपल वर. अगर आपको इसमें से किसी बच्चे ने भी पूछा था, तो आपको अगर इसको बारे में पूरा देखना है, स्टडी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको गूगल करके या तो विनोबा भावे की बुक्स वगैरह हैं उनसे आप निकाल के उसको रीड कर सकते हैं. बट इट विल बी माय सजेशन कि आप उसको भी इतने डिटेल में ना जाएं. ओके, कंटिन्यू. Okay. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual hire. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhiji's message covered almost the entire country. Once, when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to the distribution among 80 landless villages. This act was known as Bhudan. Later, he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. It was known as Gramdan. However, many landowners chose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of Land Sealing Act. This Bhudan Gramdan movement, initiated by Vinoba Bhave, is known as the Blood Revolution. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Wait. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो पूछो. सर ग्रामदान सर विनोबा भावे सर ग्रामदान में भी लैंडलेस एग्रीकल्चर सर जो लैंडलेस पीपल थे वो ग्रामदान होने पे भी एग्रीकल्चर करते थे उसको. बिल्कुल. जिनके पास जमीन नहीं है उन्हीं को जमीन दोगे आप, तभी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा. ओके, अब यहाँ पे आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो मैंने ये सारी चीजें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको समझाई है. जीडीपी पे, जीडीपी क्या होता है, आई थिंक यू ऑल नो दिस, है ना. तो एग्रीकल्चर का बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का. ये सारे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, 63%. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में 63% नॉन
now it has been declined. It is now 50 to 55%. Okay, तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है ओवरऑल क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे. द शेयर इन एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इट. ठीक है, is trying to stop this. ठीक है, because maximum people are dependent on agriculture और एग्रीकल्चर अगर नहीं रह पाएगा, ठीक है, तब एग्रीकल्चर में ही वो है कि लोग एग्रीकल्चर में ही आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो कैसे लोगों की लाइवलीहुड चलेगी. ओके, तो इसी के कारण यू नो फॉर द वेरी रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो इन दिस वे गवर्नमेंट ट्राइज टू हेल्प फार्मर्स दैट एटलीस्ट से दे शुड गेट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर एंड. ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसी को एफसीआई के थ्रू प्रोक्योर करना, फिर पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराना थ्रू फेयर प्राइस शॉप से. ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ वे टू हेल्प द लैंडलेस पुअर हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए, आई थिंक यू ऑल नो दिस ना. यस सर, बड़ा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. एग्रीकल्चर का आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है. इसमें ये एक पर्टिकुलर टर्म है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम हियर अंडरलाइन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. These are some of the initiatives took by the government of India in order to boost up agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं. एक बार इसका फुल फॉर्म आया था एनटीएससी में. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च. ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई भी कराई जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग, वेटरनरी सर्विसेज, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें कराई जाती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से सम डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज बीइंग डन बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. Still you can find this question in your CBSE examination. Why are farmers committing suicide in several states of the country? ठीक है, देखो ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है. ठीक है, तो दैट्स वाई. तो इसमें कंटेंट देख. Can you please repeat the ICAR part, sir? That was disconnected for a moment. What did you say? Sir, can you please repeat the ICAR part? IT part? Which part? Sir, ICAR. Sir, he is saying ICAR. Council of Agricultural Research. Establishment of Indian Council. एग्रीकल्चर रिसर्च, देखो राइस रिसर्च सेंटर होगा, वीट रिसर्च सेंटर होगा, तो इसमें फर्दर फल्स रिसर्च सेंटर होगा. तो इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं. अब आज के डेट में आप देखने, आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा, जेनेटिक फार्मिंग कुछ पढ़ा है सब? यस सर, जेनेटिक सुना होगा. ऑर्गेनिक आ गया, जेनेटिक आ गया, ये सब कैसे आते हैं? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रिसर्च करते हैं. ठीक है, खोजते हैं कि इस चीज को कैसे और फर्दर हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे जो हम यील्ड बढ़ा सकते हैं. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट. आप पढ़ते हो ना कोई चीज, तो पढ़ते हो तो उसके नीचे और अंदर जाना चाहते हो, फिर और अंदर जाना चाहते हो. ठीक है, समझने के लिए कि और भी चीजों कैसे हम समझ सकते. समझ में आया? किसी ने पूछा था. तो ICAR का ये सर वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता सर. हालांकि आदत ठीक है, बट अभी के लिए. तो अब यहाँ पे it is not generating sufficient employment opportunities in the country. ठीक है, we all know. दो opportunities हैं नहीं, फिर भी आप देखिए ज़्यादा employment opportunities नहीं है. ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा नहीं है, डिसेलरेट कर रहा है. ठीक है, which is an alarming situation. अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिसेलरेटिंग व्हिच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. एक्सप्लेन. तो आप बना सकते हो अपने से क्या आप लोग? बता दो. हाउ वी कैन से दैट इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन? अरे अभी मैंने alarming situation because sir agriculture is
आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, agriculture is needed to provide sufficient food crops for the country, sir. If we import, sir, it will be more like it will then it will be more expensive for our country. And sir, if we then sir, if it is decreasing, then sir, the employment opportunities which is it is providing, sir, then it will also decrease. ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे जो देखोगे जो लिखा है ये वाला पोर्शन, कोई रीड आउट कर दो, कोई बच्चा रीड आउट करो इसको और अंडरलाइन कर लेना। सर यही आंसर है ना? हाँ, रीड करो, कौन पढ़ेगा? सर मैं ही पढ़ दूं क्या? पढ़ो, तुम ही पढ़ो। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market, and mechanization. Subsidy on fertilizers is decreased, leading to increase in the cost of production. Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. Why are farmers committing suicide in several states of the country? देखो, ये जो ऊपर कॉजेस लिखे हैं इसी की वजह से डिसेलरेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इसको एक्सेलरेट करना है रादर देन डिसेलरेटिंग। ठीक है, डिसेलरेट करके क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। और इंटरनेशनल कंपटीशन है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के साइड। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें एक टर्म पढ़ोगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। हाँ, तो डेवलपिंग नेशन में यही कॉज ऑफ कंसर्न है एग्रीकल्चर। ठीक है, डेवलप्ड नेशन में जानते हो दे आर गिविंग ह्यूज सब्सिडीज टू देयर फार्मर्स एंड देयर फार्मर्स आर रेडी टू सेल आउट देयर क्रॉप्स टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो WTO says that developing countries should open up their market to for this agriculture sector. Government क्या कर रहे हैं यहाँ पे? No, we will not open up our market for agriculture because we are trying to solve out the problem which we are facing right now. We don't want any kind of import from any other country. From nowadays, if you can see that lot of things we are importing from other countries. So the local manufacturer faces lot of issues. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। WTO से नेगोशिएशन चल रही है, डेवलप्ड नेशन और पर्टिकुलरली अमेरिका और इंडिया, चाइना एक साइड है, तो इनमें ये डिस्प्यूट चल रही है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, वो चाहते हैं, वो जो डेवलप्ड नेशन है कि डेवलपिंग नेशन भी अपने मार्केट को ओपन कर पाए और वो अपने चीजों को यहाँ पे सेल आउट कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने जो है मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में पर्टिकुलरली दिस फार्मिंग रिलेटेड टू व्हीट एंड राइस। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मर्स को MSP देते हैं, MSP से उनकी चीज़ों को खरीदते हैं, फिर उसके बाद हम FCI के थ्रू सोल्ड आउट करते हैं। तो एक तरीका है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है यहाँ पे, तो क्यों दे रही है कि सारा कुछ क्या रहे, बैलेंस रहे, फार्मर्स सुसाइड कमिट ना करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो ऊपर है ये आप इसके भी आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब आप रिड्यूस करोगे, जब ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करोगे, तो दे विल नो अदर ऑप्शन देन टू कमिट सुसाइड। एंड वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज डेट ट्रैप। उधार का जाल बढ़ता ही चला जा रहा है। दे हैव नो अदर ऑप्शन देन कमिटिंग सुसाइड। या तो वो पीस ऑफ लैंड को बेच दे अपने, या तो फिर सुसाइड कर ले। तो अगर पीस ऑफ लैंड बेच देंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी, कैसे सर्वाइव करेगी? तो इट इज बेटर टू कमिट सुसाइड व्हिच दे थिंक, फार्मर्स थिंक। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, जब यहाँ पे पॉलिटिकल लोन माफ कर देंगे, जब चुनाव होता है, इलेक्शन, यस, तो पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू से दैट व्हेन वी विल कम टू पावर वी विल सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। व्हिच काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे वांट टू से दैट दे विल सॉल्व आउट? दे विल वेव ऑफ लोन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे गेट मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट। कहते हैं अच्छा ठीक है, लोन आओगे माफ करोगे ना, कुछ करो या मत करो, आके पहले लोन ही माफ कर दो, तो ये लो वोट मेरा। अब वो आके लोन माफ किया, बाकी जैसे मनो वैसे चलाए। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को बात?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, understood. फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये बाकी ये डिलीटेड है आपके सीबीएसई में से, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, एफसीआई से रिलेटेड है, ठीक है, एमएसपी वगैरह। सर एफसीआई वाला एनटीपी सर मेरी बुक में भी नहीं है। हाँ, यहाँ से पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो मेरे बुक में है ही। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है, सुन लो। 1991 एलपीजी, मैंने ये बता दिया आप लोगों को, बताया है एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यस सर। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे, अरे भाई मैंने बता दिया था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें मैंने बताया सिंस 1990 याद है आपको, तो ये देखो गवर्नमेंट जॉब्स तो बता। हाँ, एक बार फिर से गो थ्रू करोगे याद आ जाएगा। 1990 से लोग अपने जॉब लूज कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक नया फिनोमेना नहीं है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। आज के डेट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड-19 सेइंग वी वोकल फॉर लोकल, व्हाई दे वांट टू सेव आउट दिस लोकल मैन्युफैक्चरर। साथ ही साथ जब हम दूसरे कंट्री से ट्रेड करते हैं और वो यहाँ अपने सामान बेच लेते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ से अपनी करेंसी भी ले जा, अपने हमारे यहाँ से उनकी जो करेंसी दी गई है या फॉरेन एक्सचेंज आप कह लो दूसरे वर्ड्स में, फॉरेन एक्सचेंज भी वो ले जाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो हमारा वेल्थ चला जाएगा, लोकल में रहेगा तो लोकल में ही रह जाएगा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हमारा नहीं जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट करता है ये हम देखेंगे। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आपने पढ़े होंगे आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्रॉप्स वगैरह जैसे इंडिगो, फिर उसके बाद ओपियम, है ना, तो ये सारे वो चीज़ें उगाते थे यहाँ पे यूरोपियंस आके, ट्रेड करते थे। तो कॉटन के बारे में भी आप जानते हो, कॉटन बेल्ट्स, यहाँ से कॉटन, रॉ कॉटन ले जाते थे और वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे और वहाँ के मार्केट को फुलफिल करते थे, फिर यहाँ पे भी आके सेल आउट करते थे। और पर्टिकुलरली जो ये डेवलपमेंट हुआ मैनचेस्टर और लिवरपूल का, वो इसी कारण हुआ है। ओके, आपको एक बात और भी बता दूं कि जो हमारे यहाँ कॉटन रॉ मटेरियल था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, पर्टिकुलरली यूरोप में, ठीक है। यूरोपियंस लाइक दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। तो वो क्या करते थे कि ट्रेड करने के लिए दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम, तो कैसे करें? तो दे यूज्ड टू गिव आउट देयर प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स मींस गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर देते थे और इंडियंस यूज्ड टू गेट दैट गोल्ड एंड सिल्वर और फिर वो ट्रेड होता था। तो दैट्स व्हाई इंडिया वाज नोन एज वर्ल्ड ऑफ गोल्ड, या सोने की चिड़िया ऐसे कहा जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो यूरोपियन ने सोचा अब क्या करें, कैसे इंडिया के ट्रेड को हम बूस्ट अप करें, इस तरीके से तो हमारा प्रीशियस मेटल उनके पास ही चला जाएगा सारा कुछ। तो उन्होंने क्या किया, यहीं पे आके पहले तो ट्रेड करने हैं, फिर अपने आप को यहीं पे एस्टैब्लिश कर लिया, और जब एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर उसके बाद एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। दिस इज हाउ दे डिड इन केस ऑफ चाइना, ठीक है। सर इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इज आल्सो रिमूव्ड। क्या इम्पैक्ट ऑफ? सर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर इज आल्सो रिमूव्ड। also removed, इसका क्या मतलब है? There is an impact of globalization on agriculture. सर वो पूछ रहा है कि ये टॉपिक है कि नहीं। फिर से रिपीट करो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। सर वो पूछ रहा है बोर्ड्स में आएगा ये टॉपिक। हाँ हाँ, वैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं, ये डिलीट नहीं हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिलीट हो चुका है। यस सर। नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा ना आई थिंक। सर हमारे टीचर तो कह रही है फूड सिक्योरिटी भी आएगा। यस सर। पर सर गलत है, मतलब नो सर, फूड सिक्योरिटी नहीं आ रहा हमारे स्कूल। सर रिमूव कर दिया जाए। एक बार आप लोग चेक करके आएंगे, आई थिंक रिमूव कर दिया गया है, अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ओके सर रिमूव कर। ओके सर। चलो आप देखो, आप ब्रिटिशर्स कैसे चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन आप जानते ही हो, ठीक है। इंडिगो जो है ग्रो करने के लिए कहा गया था, दिस यू नो,
अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। मेन पॉइंट देखो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से आपको नोट्स बनाना है इस पे। 1990s देखो, वही एलपीजी के बाद, एलपीजी के जो कंसेप्ट आया 1991 में। म्यूट करो सभी लोग अपने आप को, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। अब देखो नए चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है। राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, ये सब आप उगा रहे हो, ठीक है, बट कॉम्पीट नहीं कर पा रहे डेवलप्ड कंट्रीज से। क्यों? बिकॉज दे आर गिविंग हाई सब्सिडीज, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट में उसको बेच रहे हैं। अब क्या करते हैं, अपने फार्मर्स को उन्होंने सब्सिडी जो है बड़े पैमाने पे दी थी, तो फार्मर्स को जो मिला, जो भी वो कल्टीवेट कर रहे हैं उस पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की साइड से। फिर भी उनका जब अगर ग्रेन बच जाता है तो वो क्या करेंगे, थ्रो अवे प्राइस पे उसको देंगे। जब थ्रो अवे प्राइस में चीजें बिकेंगी तो आपने सभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर हम तो देखो सर अच्छा कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट है हर एक चीज में देखा जाए लगभग। तो जब आपके थ्रो अवे प्राइस में चीजें मिल रही हैं और आप एक जो है पर्टिकुलर एक लिमिट के साथ बेच रहे हो, तो किसकी चीजें बिकेंगी, आपकी या उस पर्टिकुलर इंसान की जो कि थ्रो अवे प्राइस में दे रहा है। थ्रो अवे प्राइस मतलब कि कम दाम, वो सर उस पर्सन की प्राइस हमारी प्राइस कम थी। ठीक है। तो एक कारण ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज हाई सब्सिडी थे, ओके। अब proper thrust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmers. ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ाई है, ठीक है, कंट्रोवर्सी में है। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन ये जानते ही हो आप, ओवर यूज ऑफ केमिकल, ये सारी चीजें बता रखी है ना मैंने, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से। Yes, sir. Case of Punjab and Haryana, irrigation and chemical use of sorry over chemical use. आप देखो, आप में से जो मेडिकल लाइन में जाएंगे वो इस चीज को पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली बॉटनी में पढ़ेंगे, जीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आपके बायो वाले सर भी इसको बताएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के बाद क्या कर रहा है, जीन को क्या कर रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें इंजीनियरिंग करी जा रही है। यस सर, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, न्यू स्पीशीज आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते ही हो, HYG सीड्स वगैरह इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, नीम कोटेड यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रॉप साइकिल का इस्तेमाल करना, और फिर आपके नेचुरल मैन्योर्स में आपके देख लो काऊ डंग वगैरह का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर उसके बाद फार्मर्स पॉपुलेशन। अब ये देखो, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भाई यहाँ पे लैंड होल्डिंग भी लोगों की कम है, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं विच द फार्मर्स आर फेसिंग ओवर हियर, ठीक है। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन, और वो कि 250 मिलियन पे क्या कर रही है, हेक्टेयर ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब सर मेरी बुक में इंडिया की रूरल पॉपुलेशन 833 मिलियन लिखी हुई है। हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अच्छा कर रहे हैं उसमें, ठीक है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी मानो उसको भी मानो, सर सेम 833 देर, ठीक है, वही मान लो। तो अब क्या करना चाहिए, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इफ यस देयर इज अ प्रॉब्लम, then what are the ways through which we can solve out that problem? So these are the ways, ठीक है। आज के डेट में if farmers, if government is putting pressure on farmers or giving them views that please diversify your crop, ठीक है, to horticulture, please move to horticulture. Why government is insisting on that? Government is insisting in order to make profit, ठीक है, in order to make profit for farmers, in order to generate profit for farmers will get profit from this, ठीक है, if they will diversify their crop to a high value crop. Cyril said, ठीक है, you are getting some amount of money, but if you will diversify crop for high value products, high value crops, then obviously you will earn more money in future, ठीक है। इससे इनकम भी इंक्रीज होगी, प्लस जो है लैंड डिग्रेडेशन या फिर जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब जैसे फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप, जथोरा एंड जजोबा, ठीक है, ये सब में कब इरिगेशन लगता है, डैम, राइस एंड शुगर पे, तो इसी को उगाओ,
इस पे जाओ, और इसका डिमांड भी है मार्केट में, आप अच्छे से बेच पाओगे और आपको ज़्यादा क्लाइमेटिक इशू और भी जो रेंज ऑफ इशूज आप फेस करते हो वो फेस भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व आउट हो जाएगी। These are some things which you should know. एक्सक्यूज मी सर। अंडरस्टूड। बायो, हाँ, ये बायोडीजल क्रॉप्स क्या होते हैं, कोई बताएगा आप में से बायो के स्टूडेंट को? सर डीजल का यूज करके जो क्रॉप्स, अच्छा, मतलब सर क्रॉप्स यूज्ड एज फ्यूल, डीजल निकलता है, डीजल के फ्यूल की तरह यूज किया जाता है जिन क्रॉप्स को, फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। गुड, ठीक है, यूज एज सर तो बायो पेट्रोल क्यों नहीं बोला गया, बायो डीजल ही क्यों बोल रहे हैं? डीजल बायोडीजल, डीजल को सपोर्ट करता है, ओल्ड डीजल इंजन्स को। वैसे भी डीजल का तो प्रोडक्शन और बिक्री दोनों डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। यहाँ तक जो भी पढ़ाया समझ में आया सभी को? सर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल हो, बताओ। यस सर। सर अगर सब कोई हाई वैल्यू क्रॉप्स के पीछे भागने लग जाएगा तो फिर जो नेसेसिटी क्रॉप है, मतलब जो खाने पीने, नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। कौन नहीं भागेगा? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश नहीं भागेंगे। उनके पास ऑलरेडी, ठीक है, दे नो दैट दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। हाँ, वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप उसके पीछे ही भागो, बट you had been given a suggestion that in order to generate more profit you should go for that. But in case of Punjab, you know, there is a problem of land degradation, so Punjab farmers can go for this, okay, but they will not go for this, okay, because they will like to have more money, and more money will come from this HYV and wheat and rice. So yes, this is an optional thing which government has said. अब जिसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, वाई दे विल डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप? ये तो उनके लिए है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और इन सब जगहों पे, कर्नाटक, जहाँ पे फार्मर्स आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम, है ना? तो दे शुड गेट दिस आइडिया एंड दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन दिस एंड शुड ऑन फॉर। और कोई डाउट है किसी का? सर Yes, I am hearing. सर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स का आएगा? 5 नंबर का आएगा। ओके सर। और किसी का डाउट? ये चैप्टर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। देखो, जितना हो सका मैंने इसको एक्सपैंड किया, थॉरोली डिस्कस किया, ठीक है। आई होप कि आपका एक कंसेप्ट इसमें बना होगा, डेवलप हुआ होगा। आप इसको अगर नहीं भी याद, अगर सपोज नहीं करते हैं, हालांकि याद तो करना ही करना है, तो भी आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, कुछ आप जानते हो उसके बारे में, है ना? तो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना। यस सर। ये 2-3 बच्चे यस कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? यस सर, अंडरस्टूड इट प्रीटी वेल। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। साउंड्स गुड। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आप लोगों को, है ना? सर एक बार नोट्स के टॉपिक रिपीट कर दो, किसके नोट्स बनाने थे? इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, या इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बनाने, भूदान, ग्रामदान, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, इस पे भी, ये तो बहुत बर्निंग पॉइंट है, ठीक है? तो इसको भी आपको करना है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद civics, democracy and diversity, and after that we will start gender, religion and caste. बहुत important chapter है, बहुत ही important issue है। ओके सर। ये सर, जहाँ पे आपने कहा था कि जहाँ पे भी जेंडर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इस बार के बोर्ड के एग्जाम में हटाया है, बट स्टिल अ बिग इशू। जैसे आपने वो मैंने वो इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। सर एक डाउट है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मतलब चैप्टर से बाहर का डाउट है सर, लेकिन सर जैसे हम देख रहे हैं सर कि इंडिया की जीडीपी सर बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है नाउअडेज। यस सर,
सर लेकिन फिर भी सर जो शेयर मार्केट होता है सर वो तो सर बहुत ऊपर जा रहा है सर रेगुलरली सर, तो ऐसा क्यों? शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो शेयर मार्केट ऊपर जाने का मतलब एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन दैट इन्वेस्टर हैव फेथ। ठीक है, आपने जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स किया तो उसमें शेयर मार्केट भी अगर इस समय अगर डाउन चला जाएगा तो जो है कि आपका रिसेशन आ ही जाएगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। रिसेशन की बात छोड़ो, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा। पैसे ही जब मार्केट में नहीं रहेंगे, ऑलरेडी मार्केट में पैसा नहीं है, लोग पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, और अगर ये शेयर मार्केट भी गिर जाए तो अब तो पूरा कोलैप्स ही हो जाएगा सब कुछ। अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव साइन दैट मार्केट विल वर्क इन कमिंग डेज। देयर विल बी अ मनी इन मार्केट, पीपल विल नाउ बी, मींस एवरीथिंग विल नाउ बी फाइन फाइन। सर तो इसका सर हम ये रीजन समझ सकते हैं सर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मान लो, ठीक है, इनके वजह से ही ऐसा होगा। इवन गवर्नमेंट हैज द सोल रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस। इफ नो वन इज इन्वेस्टिंग देन गवर्नमेंट विल हैव टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू generate confidence among investors that okay, everything is going to be fit and fine, economy will run. ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, किसी का और कोई डाउट है? ओके ठीक है, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir.